या सो आपने डिस्कस किए लीफो जो कि पर बिल्कुल वेटेड नहीं है, फीफो एंड वेटेड एवरेज जो कि अगर आप देखो वेटेड एवरेज सबसे बेस्ट मेथड है कोई भी इंडस्ट्री में, स्पेशली ज्वेलरी बिजनेस में वेटेड एवरेज इज दी बेस्ट मेथड फॉर अडॉप्टिंग एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब मैं आपको जैसे एक अकाउंटिंग पॉलिसी बता रहा हूं, जैसे कि अपने आपके इंडस्ट्री में चार चीज होगी, रॉ मटेरियल्स होगा आपका, एक फिनिश्ड गुड्स होगा, या आप ट्रेडिंग करते होंगे, तीन चीज होगा। रॉ मटेरियल्स देखिए, अगर आप वेटेड एवरेज फॉलो करते हो तो वेटेड एवरेज में हमेशा आप क्या देखोगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपके पास 31 मार्च में अगर कोई भी रॉ मटेरियल से, मतलब आपके पास, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और ज्वेलरी बिजनेस में आपके पास जो भी रॉ मटेरियल से, या कॉस्ट पे करो, या उस दिन 31 मार्च में अगर आप उसको बेचने जाते तो आपको क्या रेट मिलता, दोनों से जो भी कम है वो आपको वैल्यू करनी है। एंड ये मैंने आपकी एक अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने एक लिस्टेड कंपनी से ली है, जो कि बेसिकली उन लोग वैसे लिखते हैं, कॉस्ट इज डिटरमाइंड ऑन वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या होता है। वेटेड एवरेज आपको बेसिकली इट्स, आप हर साल में जितने भी परचेस करते हो उसका जो भी रेट होता है, उसका डेली का वेटेड एवरेज और क्वांटिटी का डेली का क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेली का क्वांटिटी, वो एक आपका वेटेड एवरेज प्राइस निकल जाता है। उस वेटेड एवरेज में आपको इन्वेंट्री को वैल्यू करना है फॉर रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स, दोनों को। बट हाँ, अपने को 31 मार्च जो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर होता है उस दिन अपने को ये भी देखना है कि अपना जो वेटेड एवरेज जो कॉस्ट है, वो उस दिन का जो एनआरवी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिस दिन अगर मतलब अगर आप वो माल बेचने जाओ ज्वेलरी, तो उससे कम है कि ज्यादा है, दोनों में से जो कम है वो आपको अपने फाइनेंशियल्स में लेना है। रॉ मटेरियल के साथ आप, कॉस्ट के साथ आप और भी खर्चे जॉइंट ऐड कर सकते हो, कि एक तो अपने परचेज कॉस्ट ज्वेलरी का, दूसरा अदर कॉस्ट, जो कि आप अपने इन्वेंट्री को अपने वेयरहाउस तक लेके आने के लिए, आपके अप्रोप्रिएट लोकेशन लेके आने के लिए जो भी खर्चा लगता है, वो आप रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर सकते हो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में 31 मार्च में। सेम आपका फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स भी आप क्या कर सकते हो, फिनिश्ड गुड्स में आप अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट लो, प्लस आप जितने भी ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, सेलिंग सेलिंग और सेलिंग और या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं, जितने भी ओवरहेड कॉस्ट हो, जैसे आपने ज्वेलरी को बनाया, आपने जैसे रो गोल्ड लिया, उसको आपने वेरियस साइजेस पे बनाया, मतलब जो भी वो जितने भी ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगते हैं आपके, वो सारे आप कॉस्ट आप इन्वेंट्री में, जितने इन्वेंट्री के प्रोपोर्शनेट करके आप उसको ऐड कर सकते हो फिनिश्ड गुड्स में। सो दो चीज आपने देखे, रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड। अगर कंपनी सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड करती है, लेती और बेचती है, खुद कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती है, तो भी वेटेड एवरेज इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस इंडस्ट्री, जहां की आपकी प्रॉफिट हमेशा कंसिस्टेंट ही रहेगी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो आपने डिस्कस किया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है आपकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ध्यान से देखिएगा, 31 मार्च में जब आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट को एनआरवी के साथ, जो कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू के साथ आप जब अपने कंपेयर करते हो, तब एनआरवी आप वो लीजिएगा जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप उसको बेचने जाओ। और अपने आपके इंडस्ट्री में तो एनआरवी एकदम इजीली आइडेंटिफाई होती है, 31 मार्च को क्या रेट रहा वो आप लोग को पता रहता है, उसके साथ आपको कंपेयर करना है। जो कि मैंने आपको बोला, फीफो और वेटेड एवरेज दोनों अलाउड है। अपनी फीफो करे कि वेटेड एवरेज करे, अपने को अकाउंट्स, प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा। क्या क्या अपने अकाउंट्स मेंटेन करना होगा, अपने स्टॉक्स, परचेज एंड सेल, ये तीनों चीज अपने को प्रॉपर अपने को मेंटेन करना जरूरी है। आपकी स्टॉक वाइज, आपकी बैच वाइज स्टॉक पूरी डिटेल्स होनी चाहिए उसमें। आपके अकाउंट्स में जो फॉर्म 3CD होता है, अगर आपके ऑडिटेड अकाउंट्स होता है, और अगर आप कारो जो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर देता है वो भी देखते हैं कि आपके प्रॉपर फिजिकल काउंट्स होने चाहिए, और आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से वो मिलने चाहिए। अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो आपको अप्रोप्रिएट आपकी उस एंट्री को आपको अपने अकाउंट्स में ले लेनी चाहिए। लास्ट, जीएसटी कंप्लायंट,
आज बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो आप जीएसटी कंप्लायंट में है। आप उस सॉफ्टवेयर ले लो और आपको ऑटोमेटिकली जीएसटी कंप्लायंट उसमें हो जाएगा। अब अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं फॉर इनकम टैक्स पर्पस? एक कैश जर्नल लेजर, अपने को पता है। आइटम वाइज स्टॉक रजिस्टर, ये बहुत जरूरी है आपके इंडस्ट्री में, आइटम वाइज स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना। आपको वैल्यूएशन मेथड आपको बताना है। आप फीफो कर रहे हैं कि वेटेड एवरेज कर रहे हो, आप जो भी करो आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। स्टैंडर्ड अलाउ करता है आपको चेंज करने के लिए, बट आपको ऑडिट रिपोर्ट, आपको रीजन लिखना पड़ेगा आप उसको क्यों चेंज किए हो। मतलब कन्वीनियंस बेसिस पे नहीं कर सकते। सपोज आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है, आज आपकी अपनी ज्वेलरी बिजनेस में पता है 2 साल में अपना जो प्रॉफिट, जिस हिसाब से ज्वेलरी का रेट बढ़ रहा है, आप वेटेड एवरेज कर रहे हो, आप अभी फीफो में कन्वर्ट हो जाओ। बट आप फीफो में कन्वर्ट करोगे आपकी प्रॉफिट अच्छी दिखेगी, आपको प्रॉफिट दिखाना है। स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता है। स्टैंडर्ड जो इस इंडिया में वो जो एक्ट है रेलिवेंट, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते, इंड एस बोलते, इनकम टैक्स में भी है स्टैंडर्ड, वो बोलते आप फीफो से वेटेड एवरेज करो या वेटेड एवरेज से फीफो करो, बट आपको रीजन देना होगा कि आप क्यों कर रहे हो। क्योंकि कन्वीनियंट, अगर आपको कहीं कन्वीनियंट प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आपको कहीं इनकन्वीनियंसी इनकन्वीनियंट हो रही है, तभी आप इसको चेंज कर सकती हो। इंडस्ट्री में कभी भी कोई फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है। अगर लोग वेटेड एवरेज करते तो वेटेड एवरेज ही करते, हाँ। बट मैंने बहुत सारी कंपनी देखी है ज्वेलरी बिजनेस के, अगर हट के देखे, जैसे लोहे के बिजनेस में लोग फीफो मेथड करते, बट अब सब लोग वेटेड एवरेज में कर आने लगे, विच इज मोस्ट कन्वीनियंट मेथड इन फॉर अकाउंटिंग। फॉर्म 3CD में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आप कौन सी मेथड यूज कर रहे हो। आप कॉस्ट और एनआरवी का, आपके फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन लॉग्स भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपके जितने भी फिजिकल स्टॉक है आपको रजिस्टर में मेंटेन करने पड़ेंगे 31 मार्च, और उसको बुक से रिकॉर्ड मिलाना पड़ेगा। जो कि अगर आपकी अकाउंट्स ऑडिटेड हो रही है तो वो सर्टन वो देखेगी अपने ऑडिट रिपोर्ट देने के पहले कि आपके जो बुक्स में जितनी क्वांटिटी आ रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो आपकी एक्चुअली रिकॉर्ड से मिल रही है कि नहीं, फिजिकल क्वांटिटी से मिल रही है। क्या कंपनी के मैनेजमेंट ओनर ने उसको फिजिकल वेरिफिकेशन किया है कि नहीं, वो आपसे पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेशन लेंगे। जीएसटी में सेम अपने को डिटेल स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ रहा है। ऑल इनवॉइसेस एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर अपना जीएसटी होता है, सारे जीएसटी रिटर्न, रिकंसिलिएशन विद द लेजर्स जो अपने आईटीसी लेते हैं, और जितने भी प्रोसीजरल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ये सब अपने को मेंटेन करना है। अगर सपोज अपने फीफो और वेटेड एवरेज नहीं फॉलो कर रहे हो, अपने लीफो कर रहे हैं, तो क्या पेनल्टी है इनकम टैक्स एक्ट में? ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 270A में अगर आप अंडर रिपोर्टेड इनकम दिखा रहे हो, सपोज कंपनी ने लीफो, अपने को याद होगा अभी 25 अगस्त में ही इकोनॉमिक टाइम्स में आया था कि मतलब इनकम टैक्स वाले लोग अभी स्क्रूटनी कर रहे हैं ज्वेलरी बिजनेस में, जहां के करीबन 100 करोड़ का इन्वेंट्री है, जो कि प्रोबेबली उन लोग लीफो मेथड कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग भी देख रहे हैं। और एक चीज अपने को समझना पड़ेगा, अपने अभी एआई टूल में बैठे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है सब सब अपने एआई टूल लगा के रखी है। उन लोगों को आप जैसे भी अपने डेटा डालोगे, उनको पता चल जाएगा कि टेक्निकली आपका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक का। अगर आप अपने आप लीफो करके, अगर आप उसको अंडरस्टेटेड कर दे रहे हो और समाउ ऑडिटेड अकाउंट्स भी कर दे रहे हो, तो समझ लीजिएगा रेगुलेटरी अथॉरिटी को पता चल ही जाएगा, बिकॉज उन लोग अभी अपने इक्विपमेंट एआई टूल वैसे लेके रखे हैं। पेनल्टी क्या है? अंडर रिपोर्टेड इनकम 50% ऑफ द टैक्स ड्यू। मतलब एक तो आप जितनी भी आपने, मतलब सपोज अपने लीफो मेथड यूज किया, अगर अपनी अकाउंट स्क्रूटनी में आई और वो बोले आप अप्रोप्रिएट मेथड यूज करो फीफो, तो एक आपका टैक्स आता है, जितना भी आपने टैक्स कम पे किया वो तो पे करिए, प्लस आपको पेनल्टी करना है 50% ऑफ द टैक्स अंडर रिपोर्टेड। और अगर अपने मिस रिपोर्टेड इनकम की है, मतलब अगर अपना फ्रॉडलेंट इंटेंशन है, तो एक्ट के हिसाब से 200% पेनल्टी ऑफ द टैक्स ड्यू है। जितना टैक्स है वो तो पे करना है, प्लस अपने 200% पेनल्टी पे करनी है। जीएसटी में अगर नॉन फ्रॉड है तो 10,000 रुपया और 10,000 ऑफ द टैक्स ड्यू, विच एवर इज हायर। ऑब्वियसली 10% ऑफ द टैक्स ड्यू हायर रहेगी। और अगर फ्रॉड है तो उसमें 100% पेनल्टी है। टैक्स तो पे करना है, प्लस 100% टैक्स भी, पेनल्टी भी पे करनी है। और इसमें 5 साल तक जेल भी है, जो कि एक्ट में लिखा हुआ है ये।
अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने इंडिया में अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम सुने होंगे, अपने जो बेसिकली फॉर्म, अपने जो टैक्स ऑडिट है, आप कोई भी लिस्टेड कंपनी, आपकी ज्वेलरी बिजनेस ले लो, उन लोग इंडेस फॉलो करते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो लास्ट थर्ड नंबर है, दिस इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अपने इंडिया में फीफो और वेटेड एवरेज है। आप यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में ले लो, यूरोप में, मतलब इंडिया के बाहर जितने भी यूरोप स्टैंडर्ड है, उन लोग आईएफआरएस फॉलो करते हैं। जैसे अपने इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करते हैं, उन लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि आईएफआरएस बोलते हैं, उन लोग भी फीफो और वेटेड एवरेज ही करते हैं, वहां भी लीफो परमिट नहीं है। बट ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो यूएस गैप, जो भी कंपनी यूएस में है, उन लोग फीफो, वेटेड एवरेज और लीफो, उन लोग के लिए लीफो अलाउड है। अगर आप कंपनी यूएस में है तो यूएस लीफो फॉरवर्ड, यूएस में लीफो मेथड फॉलो हो सकता है। बट यूएस के अलावा, यूएस गैप के अलावा, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिया हो या यूरोप स्टैंडर्ड हो, आप दुबई ले लीजिए, वो भी आईएफआरएस में है। आप सारे यूरोपियन कंट्री ले लीजिए, यूके ले लीजिए, सब आईएफआरएस में है। इंडिया जो है वो भी आईएफआरएस ही था, बट अपने उसका नाम इंडेस किए, अपने कुछ चीज एक्सेप्ट नहीं किए उसकी, इसीलिए अपने इंडेस बोल रहे हैं, अपने में भी लीफो परमिटेड नहीं है। सिर्फ यूएस ही एक ऐसा कंट्री है, यूएस गेम जो फॉलो करता है, जहां लीफो परमिटेड है। आप कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देख सकते हो, मतलब सेंको है, पीसी ज्वेलर्स है, आप सेंको भी देख सकते हो। उसमें भी आपको उसकी पूरी अकाउंटिंग पॉलिसी मिल जाएगी कि उन लोग कैसे अकाउंटिंग, कैसे उन लोग इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करते हैं। वेटेड रॉ मटेरियल्स को वेटेड एवरेज ले रहे हैं, आप फिनिश्ड गुड्स को वेटेड एवरेज ले रहे हैं, स्टॉकिंग ट्रेड को वेटेड एवरेज ले रहे हैं, एनआरवी कैसे ले रहे हैं, वो पूरा आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, जो कि अपने आपको फॉर्म 3CD में डिस्क्लोज करते हैं अपने टैक्स ऑडिट के टाइम में। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड, अबूदा। अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो बता सकते हैं। सर, हमारा एक आत्मा है, कुछ कोशिश करेगा। हाँ सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मेरे सामने ऐसी मेंबर्स बैठे थे हमारी एसोसिएशन के, और मैं सबकी बहुत से सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली, आई मगर मीन। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, हर ज्वेलर का जो वो है, तो उसमें ऑडिटर कैसे वो ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए कोशिश करती है, whether they also carry an liability. नंबर 2, दादा वहां से जब आवाज लीगल फाइल बराबर नहीं होती आ है रहा है, इको हो तो रहा है उसमें दादा। हमें ठीक करना आवाज पड़ता नहीं, है हाँ वो आवाज एक नहीं आ रहा। ऑप्शन, एक हमारा पोजीशन ऑफ पड़ता है। तो हर जो रिसीवेबल रिसोर्स यूज करना चाहिए है। नाउ 16-17 के बाद से अगर लॉ चेंज हुआ है और वो की सलाह किया है, तो हाथों हाथ नोटिस क्यों नहीं आया मेंबर के पास? अगर मेंबर्स के पास नोटिस आता नहीं है कि आपका फाइलिंग डिफिकल्ट, तो कम से कम वो 4 ईयर्स में उस तरह का वायलेशन से बच सकते हैं। मगर चूंकि किसी ने नोटिस नहीं दिया, आज 10 साल के बाद 15 से इनकम टैक्स करता है और अब नोटिस दे रहा है, तो इसके लिए इंटेंशन क्या है? तो ये क्या लीगली चैलेंजेबल पॉइंट हो सकता है कि जिसमें हम एटलीस्ट अगर टैक्स रिलीफ हो, तो जो क्रिमिनल चार्जेस हैं इम्प्रिजनमेंट के और इंटरेस्ट पेनल्टी, कम से कम वहां तक हम लोगों को रिलीफ मिले, इस पर आपका विचार है। और एक तो दूसरे को एक साथ जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, इसमें जैसे आपने बताया ठीक है कि वो फॉलो कर सकते हैं या फिर एवरेज फॉलो कर सकते हैं, दैट्स फाइन। मगर एक यहाँ पर टर्मिनोलॉजी हो रही है तो कि डिवाइड रूल्स ऑफ स्पेसिफिक आइडियाज वर्सेस इंटरचेंजेबल स्टॉक, तो ये स्टॉक को कैसे डिफाइन कर पाएंगे? जिस तरह से हमारा होता है तो क्या हम उसको इंटरचेंजेबल स्टॉक तो पूरा होलिस्ट पूरा किलोवाट एंड दैट किलोवाट रेटिंग ऑल द, तो उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं ये इतना पार्ट है वो 20 किलोवाट का और इतना पार्ट है वो। Maybe that there are certain items such as large size diamonds which can be digital because they are by certificate. मगर उसी में भी डायमंड उसी में भी डायमंड से नीचे तो वो फिर वो सर्टिफाइड नहीं हो,
25 नहीं होगा तो फिर उनको क्या वेटेड एवरेज बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज इम्पोर्टेंट है। और या तीसरी जो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो जहां पर लोअर कॉस्ट लोअर द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नाउ यू द पोजीशन इज दैट आई बाय रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड, उसमें वैल्यूएशन जब ये लोग करता है जिसमें हम वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं, तो उसका जो वैल्यूएशन है उसका भी वेटेड एवरेज मेथड से वैल्यूएशन करके उसको ऐड करते हैं कोड प्राइस। मगर अगर मुझे नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर वैल्यू करना है, तो इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट मार्च में जब मैं उस चीज को बेचूंगा तो मुझे क्या लेना है, तो वैल्यूएट बेचूंगा। तो वेदर if I upward take valuation standard and I move value, whether that will be a good thing. It means सर हाँ जी अभी हमारा तरफ से जो क्वेश्चन है सब सुन लिया ना आप? सर, एक्चुअली मैं वही देख रहा था। मैं एक्चुअली तो क्योंकि बहुत इको हो रहा था माइक में, वॉइस में नहीं हो रहा था। अगर आप एक बार एक्सप्लेन कर दो मेरे को क्या क्वेश्चन है एक बार, तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। बहुत मतलब इको हो रहा है, मतलब आप जब माइक ले रहे हो ना तब वॉइस नहीं आ रहा था। शिवपाल, आपको आवाज आ रही है? ओके ओके प्लीज। नहीं नहीं नहीं, बबलू अंकल इज गोइंग टू स्पीक। बबलू अंकल प्लीज क्वेश्चन आप एक बार खाली रेस कर ठीक दो है, ना। ये मोबाइल से हम बता रहा, हमारा बात सुन रहे आप? हाँ दादा हाँ हाँ। आपका आवाज आ रहा है, जब प्रकाश जी बोल रहे हैं माइक के अंदर तो आपके मोबाइल की वजह से इको हो रहा है। ठीक है, हम आप मोबाइल से प्रकाश कर भाई रहा। को सुनो, प्रकाश भाई को हाँ आप आपका फोन दे दो, उसमें बोलेंगे प्रकाश जी तो इजी रहेगा। ओके थैंक यू। फोकस जी फिर से बता रहा, মোবাইল থেকে এটা আপনি বলুন বলুন না স্পিকার বন্ধ করে দেন, তাহলে সুবিধে হবে। না, কিচ্ছু হবে না, আপনি বলুন যা আছে। हाँ सर, मैं रिपीट करता हूँ मोबाइल में। हाँ जी या या अभी शायद मेरी आवाज हाँ आपको जी। हाँ साफ आ आ रही रही है, होगी आ रही सर। है। अच्छा सर, मेरे 3 प्रश्न थे। पहला तो ये है कि जो मेरे सामने मेंबर्स बैठे हैं उनमें कई जनों का अभी तक लिफो सिस्टम से वो लोग वैल्यूएशन करके और रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो क्या इसमें ऑडिटर की कुछ लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? नंबर 2, जब रिटर्न फाइल होती है तो उसमें अप्रोप्रिएट बॉक्स में मुझे टिक करना पड़ता है कि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन मेथड क्या है। तो अगर 16-17 के बाद से लिफो वाज नॉट परमिटेड, तो इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न मेरे पास नोटिस आना चाहिए कि ये आपका गलत है। अगर वो नोटिस नहीं आ रहा है और 10 साल बाद इफ द डिपार्टमेंट कम्स आउट ऑफ द स्टupor, तो उसमें मेरी कितनी लायबिलिटी बनती है? लीगल पॉइंट की बात मैं पूछ रहा हूँ इसमें कि लीगली वेदर इट इज ए केस वेयर देयर इज सम ग्राउंड फॉर अस टू फाइट दिस सिचुएशन कि भाई आप अगर पहले साल में हमको डिसअलाउ करते तो फॉलोइंग ईयर्स में हमारी ये गलती नहीं होती और बरोबर ये टैक्स जाता आपका। मगर ऐसा तो नहीं हुआ। अब 10 साल के बाद में वो एक साथ में, चूंकि वो 10 साल का पीरियड है इन लोगों का कि आफ्टर 10 ईयर्स 50 लाख से ऊपर का अगर डिमांड नहीं है तो नोटिस नहीं भेज सकते हैं, तो इन्होंने अब नोटिस भेजने शुरू कर दिए। तो ये तो ऐसा हो गया कि जैसे कोई हंट कर रहा है, फिशिंग कर रहा है। तो दिस वन टेल्स अ वेरी बैड स्टोरी ऑन द इंटेंशंस ऑफ द डिपार्टमेंट। सो वेदर वी कैन आर्ग्यू दिस केस सक्सेसफुली। नंबर 2 है कि ये जो कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू प्राइस, इसमें से भी एक जो हम आपका वॉइस फिर स्लो हो गया आपका वॉइस। आप वॉइस नहीं आ रहा है। आप कॉस्ट प्राइस और एनआरबी बोल रहे थे, शायद वो वहां से हट गया है। आंसर तो पता है। हाँ, सर अच्छा रहेगा कि एक एक प्रश्न में पूछूं और आप उसका जवाब दें, हाँ क्योंकि जी थोड़ा हाँ ये जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो हाँ पहले का आप जरा उत्तर दें, फिर दूसरा पूछ लेते हैं। हाँ। तो स्पेसिफिकली जो पहला आपका क्वेश्चन था कि मतलब अगर सपोज 2016-17 के बाद जैसे लिफो अलाउड नहीं है,
बट फॉर एनी रीजन अगर कोई अगर एक कंपनी वो फॉलो कर रही है, मे बी अगर हो सकता है उसको अवेयर नहीं था, ठीक है, बट अगर वो अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है और अगर ऑडिटर उसको फॉर्म 3CD फाइल कर रहा है, तो वहां पे ऑडिटर अपने रिपोर्ट में ट्रू एंड करेक्ट लिख रहा है, करेक्ट। सो इसमें ऑडिटर की इक्वल लायबिलिटी हो सकती है। देखिए ऑडिटर की लायबिलिटी तो क्या होगी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इंस्टीट्यूट देखेगी और उसके ऊपर वो उसका हो सकता है उसका लाइसेंस भी जा सकता है। बिकॉज क्योंकि जब मैं आपको फॉर्म 3CD देता हूं, मैं ट्रू एंड करेक्ट लिखता हूं। दैट मीन्स ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड करेक्ट, दैट मीन्स सब कुछ सही है आपके पास। आपने जहां जहां बॉक्स में टिक की है, ऑल्दो आपने वो साइन की है, बट अगर मैं ऑडिटर हूं, अगर मैंने वो मिस्टेक नहीं देखा इतना सालों से, तो वो मेरा गलती है। ऑडिटर उसमें लायबिलिटी है। और दूसरा, उसमें मैनेजमेंट की भी, कंपनी की भी लायबिलिटी आ सकती है, बिकॉज ये 2016-17 से वो यही बोल रहे हैं कि आप लोग इतना साल फिर क्या कर रहे थे। अब देखिए वो ये बात सही बोले, जैसे अभी रिसेंटली अभी वो नोटिस आने शुरू हो गए ज्वेलरी बिजनेस को, उन लोग तो मतलब एक मतलब उसी एंगल से देख रहे हैं सब लोग को कि नहीं, आप लोग अपने प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने के लिए, डिफ्लेट करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप लीगली देखो तो लीगली मतलब Yeah. कंपनी एज वेल एज ऑडिटर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। Okay. Okay. Now the thing stands that whether we have a fair ground to present our case and get relief from the government. सॉरी, कम अगेन, व्हाट डिड यू से? Now, under this situation, whether we do have a fair ground upon which we can represent the case to the appropriate authorities and get some relief on these grounds. See, I mean, the association has always right to present a case on behalf of the, you know, jewelry business. That association has right. I mean, you have a right to, send a letter to the government as well as to, I mean, to regulatory authority. That is permissible. But what would be the next course of agenda from their side, that we perhaps don't know. Okay. Can I go with the next? Because they presume. Yeah, please. Yeah. So next is regarding the net realizable value system of closing stock. हाँ, तो सर इसमें क्या होता है कि 31 मार्च को अगर मैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालूं, तो फिर मेरे को उस माल को स्क्रैप करके बेचने से जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उस माल को अगर मैं चाहूं कि उस दिन मैं बेच दूं तो मुझे स्क्रैप ही करना पड़ेगा, अदरवाइज तो बिकेगा नहीं। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि जो वेटेड एवरेज मेथड या विच एवर फीफो व्हाट एवर वी आर डूइंग इट, तो उसमें जो वैल्यू एडिशन है उसका भी एक वेटेड एवरेज निकाल करके उसको ऐड कर देते हैं हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में। मगर इसमें हम नहीं करना चाहते हैं, तो वेदर वी विल बी लीगली राइट और नॉट। नहीं, देखिए दो चीज है। एक बार अपने रॉ मटेरियल को बात करते हैं। रॉ मटेरियल एक एक करके, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों करते हैं। सपोज आपके पास रॉ गोल्ड पड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गोल्ड पड़ा हुआ है। आपके पास कॉस्ट है, आपने कॉस्ट में क्या किया, सारे जो भी ओवरहेड्स खर्चे थे, जो कि लेबर खर्चे थे, वो सारे आपने ऐड करके आपने आपने जो भी, बिकॉज इसका एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इनकम टैक्स में भी है और वेरी अकाउंटिंग राइट स्टैंडर्ड सर, में भी और इंडेस में भी वेरी है। राइट सर। वो बता हाँ, हाँ हाँ हाँ। वो बताता है कि आपको क्या क्या ओवरहेड खर्चे आपको उसमें ऐड करने हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, करेक्ट, लेबर एक्सपेंसेस है, आप उसके जो भी आप असेट को, आप गोल्ड को आपके प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में आप लाते हो, वो सारे खर्चे आप फ्रेट फॉरवर्डिंग सब ले सकते हो। अब आपके पास से सपोज 1000 क्वांटिटी आपने ली थी, आपके पास 10 क्वांटिटी बची है, और आपने 1000 क्वांटिटी में से सपोज आपने 1 लाख रुपया खर्चा किया था ओवरहेड कॉस्ट में, अपने ओवरहेड कॉस्ट लेते, लेबर वेबर, गोल्ड कॉस्ट तो आएगा ही, तो 10 kg क्वांटिटी जो है उसमें आप ऐड कर लीजिए ओवरहेड कॉस्ट। अब वो हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ रॉ गोल्ड। अब आप उसको एनआरवी के साथ करोगे कि आप अगर अगर एनआरवी बेचने जाते तो आपको क्या खर्चा लगता। बट हाँ, आप जैसे सही बोल रहे हो, आप उसको गला दे जाओगे तो आपको गलाने का जो खर्चा लगेगा, बिकॉज एनआरवी का डेफिनेशन है कि आप उस दिन उसकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसकी क्या प्राइस है, लेस एनी एक्सपेंस इफ इंकर्ड। अगर आप उसको गलाने के लिए अगर कोई खर्चा लगता है तो वो माइनस करके फिर आप एनआरवी लीजिए। सर थोड़ा सा इसमें दूसरा एंगल है कि मैं उसको कन्वर्ट हाँ कर हाँ लेता हूँ फिनिश गुड्स में, उसमें वैल्यू एडिशन हो हाँ। जाती है। तो 31 चलिए, मार्च अब को मैं मेरा आपको
हम्म, हाँ जी बोलिए। 31 मार्च के दिन मेरे पास वैल्यू एडेड स्टॉक है जो कि फिनिश प्रोडक्ट है। अब उसकी मुझे हम्म, नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी है। तो मैं चाहता हूं कि चूंकि उस दिन तो मेरा वो रियलाइज होगा नहीं उतना रुपया जो जो मैंने उसमें एडिशन वैल्यू एडिशन दिया है। अगर उस दिन मुझे रियलाइज करना है तो आई विल हैव टू स्क्रैप इट, मेल्ट इट, रिफाइन इट एंड सेल इट। करेक्ट। तो अब अपने फिनिश्ड गुड्स में आते हैं। सिर्फ फिनिश्ड गुड्स में आपने क्या किया, आपने गोल्ड को आपने डिफरेंट 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 वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, और आपने उसमें ओवरहेड कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेट आपने उसको ऐड करके आपका कॉस्ट आ गया। अब आप बोल रहे हो कि उस फिनिश्ड गुड्स को आप एनआरबी से, तो वो मार्केट में आपका एनआरबी क्या हुआ बेसिकली? एनआरबी है कि आप इसको, आप आपने उसका टैग लगाया है आपके पास से। अगर मैं एक अगर एकदम लेमन एग्जांपल लूं, एक आप गोल्ड चेन है, इको हो रहा है, आप गोल्ड चेन है, गोल्ड चेन से सपोज आपका अगर से आपने अगर 1 लाख रुपया लगाया हुआ है, तो आप वो कॉस्ट आपको पता है, आप इसको डिस्प्ले कर रहे हो 1,10,000 रुपया में। करेक्ट। तो थर्टी राइट। फर्स्ट मार्च की जो वो वैल्यू थी, वो 1,10,000 जो आप वैल्यू कर रहे हो, आप तो ग्राम के साथ कर रहे हो। तो आप बाकी सारे खर्चे तो आपके सही है। आप 31 मार्च में जो गोल्ड का रेट है वो इंटू ग्राम करिए, फिर आप अपने सारे खर्चे ले लीजिए, फिर आप उसको देखिए, आप मेल्ट में मत जाइए। अगर आप उसको मेल्ट करोगे तो आप रॉ मटेरियल में लेके आ रहे हो मेरे राइट। हिसाब राइट। से। आप ठीक है सर, आपका आपका फिनिश्ड गुड्स गोल्ड चेन है, और आपके आपके टैग आपका एमआरपी लगा हुआ है। आप 31 मार्च का वो रेट लगा दीजिए उस ग्राम में, और आप बाकी सारे खर्चे उसमें जो आपके ऑलरेडी ओवरहेड कॉस्ट आपके थे वो आप जोड़ दीजिए, फिर आप एनआरबी के साथ कंपेयर करिए। और ओके। टेक्निकली आपका 30 वेटेड एवरेज, मैं आपको एक सिंपल भी बताता हूं सर, अगर आपका 31 मार्च होगा जो रेट होगा, वो अगर वेटेड एवरेज आपका रेट से अगर रॉ मटेरियल से हाई होगा तो आपका एनआरबी नहीं आएगा ऑन अ नॉर्मल पार्लर। राइट। तो बेसिकली श्रेणिक जी आप ये बोल रहे हो कि वेटेड एवरेज जब तक आपकी एनआरबी से कम है, वी हैव टू टेक ओनली वेटेड एवरेज। इफ वेटेड एवरेज इज हायर देन एनआरबी, देन यू आर टेकिंग एनआरबी। अच्छा, और ये इंटरचेंजेबल स्टॉक कैसे डिफाइन करता यही डिफाइन करता बोलती है। है। हाउ डू यू डिफाइन? सॉरी, कम अगेन, क्या बोल हाउ रहे डू थे? यू डिफाइन इंटरचेंजेबल स्टॉक? व्हाट इज द इंटरचेंजेबल स्टॉक, आप एक डिफाइन करेंगे मतलब? हाँ ये बट हाँ, ये मेरे सामने एक वो बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है। डिफाइन पूल्स ऑफ स्पेसिफिक आईडी वर्सेस इंटरचेंजेबल स्टॉक। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरचेंजेबल स्टॉक? आई मीन अगर या कोई या अगर या या मतलब नहीं, मतलब मैं जानना चाहता हूँ इंटरचेंजेबल स्टॉक क्या रहता है आपकी इंडस्ट्री में? नहीं, ऐसा है सर, देखिए, जो मेरी समझ है वो मैं बता रहा हूँ। वेदर आई एम करेक्ट और नॉट दैट यू विल हैव टू टेल मी। यस सर। जैसे जैसे अगर 1 कैरेट प्लस वाले डायमंड होते हैं वजन में, तो दे आर बैक बाय स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स, एंड दो ओके। सर्टिफिकेट्स कैरी ए स्पेसिफिक सीरियल नंबर which is inscribed on the diamonds. So these diamonds can be defined, और अलग से आप निकाल सकते हैं। परंतु अगर मेरे पास गोल्ड है और मैं उसको मेल्ट करता हूँ, डिफरेंट आइटम्स बना लेता हूँ, और गोल्ड बार्स है, वो देखिए गोल्ड बार्स आती हैं, तो मेल्ट करने के बाद में आप ये अलग से नहीं कर सकते हैं कि ये बार इस भाव की है और ये भाव इस भाव की है। अगर मैंने 5 किलो सोना गलाया और 5 जगह से खरीदा है 5 अलग अलग भाव में, वंस इट इज मेल्टेड, तो चूंकि ये मेटल है वो होमोजेनियस नेचर की है, तो उसकी तो एवरेज आपका प्राइस मैं वॉइस बता कट सकता रहा है। हूँ। मगर उसमें ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें से ये पार्ट है वो ये भाव का, ये पार्ट है ये भाव का है। तो इज दैट मीन बाय इंटरचेंजेबल स्टॉक? डज दैट मीन इट? प्रकाश भाई, मेरे हिसाब से इंटरचेंजेबल स्टॉक, श्रेणिक जी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ। इंटरचेंजेबल स्टॉक हमारे ट्रेड में बेसिकली इट डज नॉट अप्लाई। आज मेरे हिसाब से अपने बुक्स के अंदर, और आज हम जितने भी ज्वेलर यूज कर रहे हैं, वी यूज ओनली, आज अब जैसे आप डायमंड बोल रहे हो सर्टिफाइड है, तो भी उसकी कॉस्टिंग है, उसका आप वेटेड एवरेज निकाल रहे हो, एंड दैट यू आर टेकिंग इन द स्टॉक वैल्यू। अच्छा। It is गुड। not like the interchangeable thing in our case. ओके।
Can you define interchangeable stock first? Shrenik is not there in the Zoom. He has left, I think. प्रकाश जी, अविनाश गुप्ता बोल रहा हूँ. श्रेनिक डिस्कनेक्ट हो हाँ गए. मैं पहचान गया सर. डिस्कनेक्ट हो गए हैं प्रकाश जी. श्रेनिक डिस्कनेक्ट हो गया क्या? The more or less क्वेश्चन तो तीन ही थे. Any other question? आपका कोई था? At first, I want to know what is interchangeable jobs. और कुछ আমাদের কোনো মানে ইনি যেটা বলছে ওটা জেনে নি না, উনি তো অফ হয়ে গেছেন লাইন থেকে না, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে. श्रेनिक नहीं है दादा. श्रेनिक नहीं है अभी. না মেহতা সাহেব বোধহয় ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন. মেহতা সাহেব আছে লাইন? नहीं है, मेहता साहब नहीं है लाइन पे. हाँ, मेहता साहब नहीं. হ্যাঁ, ওটা বোধহয় ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে. আচ্ছা, ইন্টারচেঞ্জেবল ছাড়া আরো কোনো প্রশ্ন আছে কি? তাহলে বাই চান্স লাইন আছে তাহলে. Yeah, Shrenik is just joining, Dada. He's just 1 minute. उसका disconnect हो गया था. He's just joining back. In the meantime, Avinash ji, can you hear me? हाँ दादा, आवाज आ रहा है. फोन से बात करो, ज्यादा इजी रहेगा दादा. माइक से बात मत करो. आप फोन पे बात करो, ज्यादा क्लैरिटी के साथ बात करो. अविनाश भाई, कैन यू हियर मी? हाँ, अभी आवाज आ रहा है दादा, बोलिए. हम बोलता है आपका तरफ से, आप अभी शायद ऑडिटर साहब लाइन से चला गया फ्रॉम GJCN. यू कैन से समथिंग. देखिए, जो सैनिक मेहता जी ने बोला है, बेसिकली ये 2016-17 का ही रूल है. मतलब ये अभी बीच में कंफ्यूजन आया है, उसकी वजह से कैलकाटा के अंदर थोड़ा सा परेशानी आया है जरूर. लेकिन अगर कोई भी चीज अपने को ये लगता है कि रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए, तो GJC के पास में आप लिख के भेजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आया है. उसको मैं स्टडी करके मैं रिप्रेजेंटेशन भेजूंगा. GJC की तरफ से हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन भेज देंगे अगर आप बोलोगे तो. लेकिन इसके अंदर एक चीज मैं सबको बहुत ही क्लियर बोल रहा हूं. लॉ 2016-17 में आया हुआ है. हम आज अगर से लेटर लिखेंगे भी तो अपने को रिलीफ मिलने का स्कोप कम है, क्योंकि ऑडिटर ने कैसे गलती किया मुझे पता नहीं है. दादा ने मेरे को कल जब बोला तो मेरे को भी शॉक हुआ कि ये कहाँ है, क्योंकि 2016-17 में रूल आया था कि आपको सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा कि कौन से रूल्स के साथ में आप अपनी स्टॉक को वैल्यू करोगे, वो आप लिख के आप बता दीजिए और उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे. अगर फिर भी किसी का हुआ है तो एक बार GJC को आप लिखिए. हम GJC की तरफ से क्या हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को करने के लिए हम अपने आप लिखेंगे. जितना रिलीफ चाहते हैं उतना कोशिश करेंगे. लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जैसे मेहता जी ने भी बोला है, कि बहुत डिफिकल्ट है कि ये रिलीफ अपने को सरकार देगी, क्योंकि 2016-17 से ये चीज चलती हुई आ रही है. ऑडिटर की इसके अंदर बहुत बड़ी गलती है. जिस किसी के भी रिटर्न्स को फाइल प्रॉपर नहीं किया गया है, क्योंकि ऑडिट होने के बाद में ऑडिट के अंदर ये चीज जाती है कि हमने ये अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है हमारा क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए. तो उस ऑडिटर ने कैसे गलती किया है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है. ये बहुत बड़ा शॉक है मेरे लिए. मेहता जी, am I right or wrong? आप एकदम सही बोल रहे हो. मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप बैलेंस शीट PL के साथ अकाउंटिंग पॉलिसी जाती है, आप फॉर्म 3CD के साथ जाती है, उसमें अपने क्लियरली लिखते हैं कि आप कौन सी पॉलिसी और कौन सी मेथड अडॉप्ट कर रहे हो. तो मतलब अगर वो गलती है तो फिर कैसे सुनवाई होगी पता नहीं, बट गलत है. जो गलत है उनके एंगल में. लेकिन अगर उसके आप हमको भेज दीजिए,
उसके बाद में भी हम कोशिश करेंगे अपने को जैसे बेस्ट फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंटेशन भेजना है, हम अपनी तरफ से जरूर भेजेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपने गलती की है तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजेंगे, रिप्रेजेंटेशन 100% भेजेंगे। आप हमको भेजिए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आपके पास आई है, उसके बेसिस पे हम रिप्रेजेंटेशन भेजने की कोशिश जरूर करें। थैंक यू अविनाश जी। अभी Thank you. ऑडिटर साहब ने आ गया। हाँ दादा। तो उन्होंने थोड़ा उनसे थोड़ा उनका मुंह से हमें मांगता है कि आप जो बताया उनका बोलने का क्या है। हाँ दादा। हाँ सर, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? अविनाश जी आप बताइए। बोलो दादा, अविनाश जी क्या बताऊं? दादा बोलिए, क्या बताऊं? अच्छा प्रकाश भाई। इंटरचेंजेबल स्टॉक मीन्स, सर इंटरचेंजेबल स्टॉक मीन्स आपका वो स्टॉक ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, स्टॉक्स होगा, ऑप्शंस होगा। अच्छा, सो सर में होगा। वो तो देखिए, सर जो 31 मार्च के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट रेट है, हाँ हाँ, उसका तो पोजीशन वो मैंने जो आपका बाई फॉरवर्ड पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट है रेट ना, होता है ना सर, उसका सेल फॉरवर्ड पोजीशन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस में रेट लेते हो, मींस, राइट टू सेल, हाँ वही सर, वाला वो होगा। जो होता है ना सर, आपका जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट है वो आप हेजिंग के लिए यूज कर रहे हो। हाँ, आपका जो भी हेजिंग प्रॉफिट लॉस है वो उसको इन्वेंट्री में आप लोड हो जाता एडजस्टमेंट है। करोगे। हाँ, वो चीज इंटरचेंजेबल स्टॉक में नहीं आएगी सर। वो तो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा या जो भी होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हेजिंग के लिए लेना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, डेफिनेशन हम बोल रहे हैं। इंटरचेंजेबल स्टॉक मींस दैट मेरा इन्वेंट्री का अगेंस्ट में जो पोजीशन लिया हुआ है। ठीक है, वी कैन बताइए। डिस्कस सेपरेटली, वी विल डिस्कस सेपरेट आपसे। मैं सिर्फ एक एक लाइट का लेता हूं। आपने, आई थिंक अविनाश जी ने, आपने एकदम सही बोला है कि अगर आपका, अगर मतलब अगर ये क्वेश्चन यही है तो, कि अगर अपने 31 मार्च अगर आप अपने परचेज को गोल्ड को हेज करके रखते हो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, हाँ तो फॉरवर्ड हाँ कॉन्ट्रैक्ट जो आप होते से, सपोज मेरा जो गोल्ड है, मेरा गोल्ड से, मेरा से एक एकदम लेमन एग्जांपल लेते हैं, मेरा गोल्ड से सपोज 100 रुपया में आया है और मैंने उसका आज के दिन उसका फॉरवर्ड कवर 105 रुपया चल रहा है, मतलब मैंने 5 रुपया प्रीमियम दिया है। 3 महीना बाद वो एक्सपायर होगा, तो वो जो 5 रुपया है, अब सपोज 3 महीना में आपका जो वो गोल्ड आ रहा है उस दिन 108 रुपया हो गया, तो आपने क्या किया, आपने अपना 8 - 5, आपने अपना 3 रुपया को हेज कर लिया। आपका कॉस्ट 5 रुपया ही है, आपका कॉस्ट। तो आप जो भी आपका जो वो 3 रुपया आपका, आपने क्या करोगे, आप 8 रुपया आप डालोगे, आप यहाँ पे 105 - 105 रुपया का आपका सिर्फ लॉस आएगा, और 8 - 5 आपका सेट ऑफ हो जाएगा, बिकॉज आपने आपके गोल्ड को 105 रुपये में हेज कर लिया था। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या होता है हेजिंग ट्रांजैक्शन में जो रियलाइजेबल लॉस हो जाता है ना, उसमें वो हम्म। इन्वेंट्री के ऊपर लोड करना होता है। वेरी गुड, वेरी, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन बोले आप मैं आपको आपकी कंपनी का नाम बता रहा हूं, आपकी लिस्टेड कंपनी है, आपके ज्वेलरी बिजनेस में उन लोग करते हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, उन लोग हेजिंग को करते अरे हैं। आप, बट हेजिंग करने के लिए क्या होता है ना, आप लोग को वैसे डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ेंगे। आपको हेजिंग के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। अगर वो मतलब वो एक अलग ही बॉल गेम है पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अगर आप वो हेजिंग का, अगर वो सारे ट्रांजेक्शन और सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो, तो जो भी हेज ट्रांजेक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट और लॉस होता है वो आप अपने इन्वेंट्री में लोड कर सकते हो। फेयर वैल्यू हेज होता है, फेयर वैल्यू हेज। फेयर वैल्यू हेज भी होता है और कैश वैल्यू हेज भी होता है। हाँ, और ट्रेजरी हेज तो नीचे जाता है कॉम्प्रिहेंसिव कैश P&L। फ्लो हेज ठीक जो है, होता है वो आपका फिनिश्ड गुड्स के साथ होता है, और फेयर वैल्यू हेज होता है आपका रॉ मटेरियल के साथ होता है। अभी मीटिंग में जो ओवर हो जाएगा। ठीक है, ओके। Wait. आज आती मंगा गया क्या? मंगा गया होगा, पूछ तो एक बार फोन करके। अरे লিঙ্কটা কেটে গেছে লিঙ্ক কেটে গেছে ওটা কানে ফোন লাগিয়ে
Brother, I have a meeting at 14. I mean, अगर हो गया तो can I leave? चालू होएगा कि नहीं? सौरभ को पूछना whether they have arrived. सोचो अच्छे नहीं, बात सुना ही नहीं दे रहा। दादा वो बोल रहे हैं उनका एक और मीटिंग है, वो हो गया तो बंद करें क्या? हाँ बोलिए अविनाश जी। दादा मेहता जी बोल रहे हैं उनको एक और मीटिंग में जाना है। क्या बोला, सुना ही नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ मीटिंग में जाना है दादा। मेरा एक मीटिंग है, अगर मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं हो तो मैं फिर एग्जिट कर लूं। हाँ एक दफे कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेहता जी। थैंक यू। ओके दादा। थैंक यू अविनाश जी। थैंक यू दादा, थैंक यू। अविनाश जी आपके बाद